यूजीसी को लेकर आंदोलन हुआ। यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो। 80% से ज्यादा आबादी तो SC ST OBC की है, वंचित तबके की है। नारे खुलेआम सड़कों पर लगे। दलितों की, बच्चियों की रेप हत्या होती तो इस सुप्रीम कोर्ट के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता। कोई एक ऐसा कानून बता दें जिसका दुरुपयोग ना हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। चुनावा मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुसलमानों को सताओ, बुलडोजर चला के आप नाइंसाफी करते हो। उस समय क्या देश नहीं टूट? जब कमजोरों के अधिकार देने की बात है तभी क्यों टूटता नजर आता है? बीजेपी में दलित पिछड़ा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज के हक के लिए सवाल करे। कैसे विश्वास किया जाएगा कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हमारे बच्चों के जो की कत्लगाह बन गई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 50% रिप्रेजेंटेशन उस समता समिति में SC ST OBC का होना। यहाँ लड़ाई पावर की कि लश्कर में तुम्हारा और सरदार भी तुम झूठ तो सच लिख दो अखबार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में उत्साह का माहौल है और अगर दूसरे तरीके से देखें तो बहुत हताशा का भी माहौल है, क्योंकि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, कथित तौर पर अगड़ा और कथित तौर पर पिछड़ा, ये लड़ाई ये बहुत खुलकर सामने आ गई है। लेकिन जो विचित्र स्थिति है वो ये कि जो दलितों और पिछड़ों की नुमाइंदगी और उनकी राजनीति करने का दावा करती हैं पार्टियां, उन्होंने भी एक तरीके से अपना चरित्र दिखाया है और बाकी लोगों ने तो दिखाया ही। देश की सड़कों पर जिस तरीके से कथित तौर पर अपने आप को ऊंची जाति का मानने वाले लोगों का सैलाब उमड़ा, या कहना चाहिए कि समूह उमड़ा, उन्होंने और उनके पीछे खड़े तमाम कथित कवियों, कथित पत्रकारों, कथित लेखकों ने जो अपना रंग दिखाया, वो बहुत विभत्स हो चला है। तो सवाल है कि ऐसे में लड़ाई लड़ेगा कौन सामाजिक न्याय की? ये लकीर अब बड़ी साफ होनी है, क्योंकि कुछ लोग बात तो करते हैं सामाजिक लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ने की, लेकिन जब सचमुच में लड़ने की बात आती है तो वो बहुत ही होशियारी के साथ रीअलाइनमेंट करते हैं, अपनी रीपोजिशनिंग करते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो खुलकर बोलते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, और हो सकता है कि इसके पीछे वजह ये हो कि उनके सामने अभी एक लंबी राजनीतिक जंग बाकी है। तो ऐसे ही बहुत चंद चेहरों में बचे हुए हमारे चंदू हैं, सांसद चंद्रशेखर। आप सब लोग वाकिफ हैं चंद्रशेखर के जुझारूपन से और उनकी जिद से। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर के साथ, और बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेकर संसद तक में कैसे मोर्चेबंदी होगी और समाज से लेकर सत्ता और सियासत तक में किन बदलावों को आने वाले दिनों में चंद्रशेखर देखते हैं और उसमें भूमिका निभाने के बारे में सोचते हैं। इन सब मुद्दों पर हम लोग बहुत आराम से और तफसील से बात करने वाले हैं। तो एडवोकेट चंद्रशेखर, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से आर्टिकल 19 इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि यूजीसी को लेकर आंदोलन हुआ और बहुत लंबे समय के बाद, 75-76 साल के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई और ये माना गया कि हाँ, उत्पीड़न है विश्वविद्यालयों में, जो वंचित समुदाय के छात्र छात्राएं आते हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको लेकर 10 दिन में ही इतना कुछ हो गया कि लगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पर रोक लगानी पड़ेगी और इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर आप सामाजिक न्याय कर देंगे, न्याय दे देंगे वंचित समुदाय के बच्चों को, तो दुरुपयोग, इस पूरे फैसले को, इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, ऐसा है, आपने जब इस पूरे विषय को केंद्रित किया, पत्रकारों का, चिंतकों का, कथावाचकों का, तमाम तरह से जो है एक विस्तृत उसको जो है स्वरूप को आपने इसके
इस कवर करने का प्रयास किया, क्योंकि हमने भी बड़े शालीनता से इस बात को देखा है पिछले 10 दिन में। तो रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो मैं एक अधिवक्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट का मुझसे ज़्यादा सम्मान कोई नहीं करता। इसी लिहाज से और कुछ लोग दिखावे के लिए सम्मान करते हैं, कुछ लोग डर करते हैं, मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और जब मैं इतना भी आत्मज्ञान मेरे पास है कि इस फैसला के आने से पहले और कोर्ट में इसके दाखिल होने से पहले मुझे पता था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में इस पे क्या परिणाम आएगा, इस बात को भी, इतना आत्मज्ञान भी मुझे जमीनी संघर्ष से प्राप्त हो गया है। इतना भी मैं अपने जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके बारे में जानता हूँ। तो एक कहावत है, एक कहावत क्या, 2 लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। कहावत तो मैं आपको फिर सुना दूंगा किसी दिन कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सर्वोच्च न्यायपालिका ने रोक लगा दी। क्यों लगी, इसको समझने के लिए आपको जो सॉलिसिटर जनरल जो हैं भारत सरकार के वहाँ खड़े थे, उन्होंने कितनी मुस्तैदी से, कितनी गंभीरता से, कितनी जिम्मेदारी से, कितने मजबूती से कमज़ोर वर्गों का पक्ष रखा। जब आप इसको कोर्ट की डिबेट, क्योंकि आपको ऑनलाइन है, उसके वीडियो उपलब्ध, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार ने इतनी कमज़ोर पैरवी की जिससे लगता था कि सरकार चाहती थी कि ये मामला किसी तरह से कोर्ट में स्टे हो जाए। और वही हुआ जो सरकार चाहती थी। जो कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लोग चाहते थे वो नहीं हुआ, वो हुआ जो सरकार चाहती थी, वो हुआ जो संगठन उग्र होकर आंदोलन कर रहे थे वो चाहते थे, वही हुआ। और मैंने आज ऐसा आपसे कहा कि मेरा आत्मज्ञान जो कहता है, जो मैंने इतने लंबे संघर्ष से जो प्राप्त किया, वो मैं भी इस बात को मानता था कि ये होगा। तो बाकी देश देख रहा है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई विषय एक दिन पहले दाखिल होता है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो ये अपने आप में प्रेमाइज एक एडवोकेट के तौर पर भी और एक लॉ मेकर के तौर पर भी, आपको लगता है कि इस आधार पर किसी कानून पर, किसी नियम पर रोक लगाया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है? इसके लिए हमें आपसी चर्चा से ज़्यादा फैक्ट देने पड़ेंगे कि भाई इस मामले में दुरुपयोग हुआ है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में के सामने ये बात रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई एक ऐसा कानून बता दें जिसका दुरुपयोग ना हुआ। और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अभी मैं बहुत दूर नहीं जाता, संभल में जिस जज ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, उस जज की बात को नजरअंदाज किया गया और उस जज का रातों रात ट्रांसफर हो गया, डिमोट करके। तो डिमोट करके। ये इस बात का उदाहरण है कि कानून का दुरुपयोग किस तरह से होता है और कौन कर सकता है। कानून का दुरुपयोग होता है, आई एग्री, लेकिन उसको वही कर सकता है जो पक्ष ताकतवर है। कमजोर पक्ष कभी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोर वर्ग के पक्ष में कि न्याय जो है कमजोर वर्ग के पहुंच से बहुत दूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंका जाहिर की, तो इसमें आप कितने मामले दे दो। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि रेप के मामलों में बहुत बड़े पैमाने पे झूठे मामले पाए गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 376 पे रोक लगा सकती है? 498A पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट है। और जब गुजरात सरकार गई कि भाई इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा सा आसान कर दे रहे हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, आप कानून के साथ इस तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कोई एक ऐसा ऑफेंस नहीं, एक धारा नहीं जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। और मैं भारत की बात करूं तो अभी आपको एक बड़ा चर्चित मामला मिलेगा अयोध्या का, मोबिन खान का, जिसपे मुख्यमंत्री, तत्कालिक वर्तमान मुख्यमंत्री ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, हाउस में कहा, असेंबली में खड़े होकर कहा कि भाई यूपी असेंबली में कि देखिए फलानी पार्टी का एक सहयोगी और वो इस तरह से जो है रेपिस्ट, और इस तरह के स्टेटमेंट दिए। आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, बरी किया है। उनका बुलडोजर चला के घर तोड़ा गया, क्योंकि सरकार, मैंने कहा ना कि लॉ का जो दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग कौन करेगा? जो ताकतवर है। ताकतवर कौन है? सरकार ने उनका घर तोड़ दिया, वो जेल चले गए, मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, बिना आरोप साबित हुए उनको आरोपी अपराधी घोषित कर दिया, अंत इसी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, क्या हाउस में अपने कही गई बात के लिए माफी मांग सकते हैं?
या वो पुलिस वाले जिन्होंने घर तोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी? और मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी कानून का दुरुपयोग होता है, आपको ऐसा लगता है, आप तो उसकी बात कर रहे हैं जो कानून अभी लागू नहीं हुआ, जिसके लिए समता समिति नहीं बनी, कोई एक भी मामला ट्रायल पे नहीं आया, कोई एक मामला जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया, आप उसके लिए कह रहे हैं। तो मेरा सर्वोच्च न्यायपालिका कहना है कि आपको एक कानून बना देना चाहिए कि जितने भी कानून ओफेंस हैं, अगर किसी में भी झूठी एफआईआर की जाएगी तो उस पर जो है एफआईआर करने वाले पे कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी कानूनों के साथ ये बात जोड़ देनी चाहिए, तो मैं एग्रीड हो जाऊंगा, मैं सहमत हो जाऊंगा कि जो न्यायपालिका कह रही है बात सही है। लेकिन एज ए लॉ मेकर और एज ए लॉयर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि कानून का सिद्धांत ये है, न्याय का सिद्धांत, कि एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे एक दोषी छूट जाए, किसी निर्दोष पे कार्रवाई ना हो। तो जब भारत का कानून खुद से इतना जो है मजबूत तैयार हुआ है कि किसी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर किस आधार पे आपने मान लिया कि इस पे रोक लगनी चाहिए? और मैंने तो लंबे समय देखा, किसान 700 किसान शहीद हो गए, यहीं बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, एनआरसी का आंदोलन चला 1 डेढ़ 2 डेढ़, और दूर क्यों जा रहे हैं? अभी उमर खालिद के मामले में क्या हुआ, सरजुल इमाम के मामले में क्या हुआ? अभी तक उन पे कुछ साबित भी नहीं हुआ है, मुकदमा ही नहीं शुरू हुआ है, और आपने उनको बेल नहीं दिए। और यहाँ आप कह रहे हैं अभी कोई ऑफेंस, अभी ये कोई क्राइम दर्ज नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग आपने रोक लगा दी। ईडी ने जितने मामले वो किए हैं, जितने मामले दर्ज किए हैं, उनका कन्विक्शन रेट क्या है? तो पूरे ईडी के अधिकारी पे मुकदमा कर दो। सीबीआई का कन्विक्शन रेट कम है, उन पे मुकदमा कर दो। तो मैं तो मानूं, अगर आप वास्तविकता में आप एक ही नज़र से सबको देख रहे हैं, तो फिर आपके जो कमेंट हैं या आपकी टिप्पणियां हैं, वो उसको भी देश देख रहा है। आपको क्या लगता है कि जो ये स्टे लगा, और जिस जल्दबाजी में ये स्टे लगा, और केवल स्टे नहीं लगा, ये भी कहा गया है कि इसको रीड्राफ्ट करिए, इसके पीछे एक सवर्ण मानसिकता भी हो सकती है? क्योंकि जो 2 जज हैं, उन दोनों की जाति ब्राह्मण है, वो कथित तौर पर ऊंची जाति से आते हैं, और फटाफट स्टे भी लग जाता है, फटाफट रीड्राफ्ट करने के लिए भी कहते हैं। 3 दिन में आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, और जब वो सर्वोच्च न्यायपालिका में गया तो बहुत लंबे समय बाद सुनवाई हुई, बहुत लंबा समय लगा। इसकी तरह नहीं कि जिस दिन दाखिल हुआ अगले दिन सुन लिया आपने, स्टे कर दिया सब, क्या कई साल लगे। इवन आप समझिए कि 2019 से और 2025 तक तो लगभग 5 साल का समय लगा एक असंवैधानिक कानून जो बनाया गया था, एक संवैधानिक जो प्रक्रिया हुई थी, उसको देखने, सुनने, समझने, उस पर निर्णय लेने के लिए स्टे भी नहीं आप कर पाए थे। और आपको मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कितना भी वो न्याय का ज्ञाता हो, कोई सी भी कोर्ट का बड़ा से बड़ा जो है जज हो, आप बुलाइए और मेरे साथ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कराइए कि क्या संविधान में आरक्षण का प्रावधान किसी भी पॉइंट से आर्थिक आधार पे है क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं, आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी भी आर्टिकल में नहीं, ठीक है। और उसके बावजूद जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी कि भाई वो इसकी व्याख्या करे, उन्होंने उसको 5-1 के बहुमत से सही मानकर जो है उसको लागू करवा दिया। और आज एससी, बीसी और एसटी के जो है बैकलॉग नहीं भरे गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा इसी बात का उदाहरण है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को लगातार जो है उसके जरिए जो है एनएफएस करो और तमाम तरह की चीजें करके तमाम सवाल खड़े होते हैं, और उनको इतनी तेजी से उसको भरा जा रहा है कि अगर आज रिप्रेजेंटेशन आप चेक करेंगे तो सवर्ण जातियों का रिप्रेजेंटेशन 90%, 80%, 85%, 70% से अब ही मिलेगा हर डिपार्टमेंट में आपको। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप और मैं अगर इसको चेक करा ले तो हमें इस बात का पता लग जाएगा, ये सरकार के आंकड़े दे दे। तो इसलिए यहाँ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि देखिए, जिस भी भारत में जाति व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें लोग रहते हैं। तो जैसा भी अपने घर जाते होंगे, परिवार में जाते होंगे, रिश्तेदारों से मिलते होंगे, जब कई बार ये देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों का अहित हो सकता है या हमारे बच्चों को कुछ मिल रहा है, तो फिर कलम कभी कभी फिसल जाती है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि है तो ह्यूमन नेचर ही ना, कोई जानबूझ के भी नहीं करना चाहते, कई बार फिसल जाती है कलम। इस बात को भी तो नकार नहीं सकते। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा कि इस देश के
एक चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं संविधान के सामने नहीं बैठा, मैं मंदिर में बैठ गया और मैंने फैसला लिख दिया। तो वो चरित्र चलता रहता। खैर, लेकिन मेरा आगे मंदिर में भी बैठ के लिखा जा सकता है और उसमें अपने ऑर्डर में फिर मनुस्मृति का जिक्र भी किया जा सकता है। उदाहरण भी मनुस्मृति के आधार पर दंड का उदाहरण देते हुए भी दंड दिया जा सकता है। यही अगर हमारे न्यायिक चरित्रकार जी का दिन हमारे बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमें भी जो है अपने देश में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इस तरह की जिस तरह की स्थिति बनी है वहाँ, क्योंकि अगर लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ गया तो फिर मुझे लगता है इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए फिर हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि सड़कों पर जिस तरीके से लोग उतरे, 4 जातियों के लोग, और उससे जो माहौल बना, लेकिन इस देश में 80% से ज़्यादा आबादी तो SC ST OBC की है, वंचित तबके की है। देखिए, समाज कभी अपने से सड़कों पे नहीं आता है। उनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज को रास्ता दिखाए कि किस विषय पर क्या कदम उठाना है। तो उनके नेता कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़ा था, सरकार उनके साथ खड़ी थी, वरना अगर यही आंदोलन कमजोर वर्ग के लोग कर रहे होते तो डंडे बजा बजा के मुकदमे लिख के जेल डाल दिया होता। यहाँ तो आप किसी का एक विधायक का पुतला नहीं फूकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पुतला कई जगह फूक दिया गया। नहीं, ये कहा गया प्रधानमंत्री के लिए जो JNU में नारे लगे थे, उस तरीके के नारे खुलेआम सड़कों पर लगे। हाँ, मैंने भी वो सुने कि प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी, और मैंने पता नहीं क्या क्या सुना प्रधानमंत्री के बारे में। नहीं, क्या क्या नहीं सुना। कोई उनकी जाति आधारित टिप्पणी कर रहा था कि भाई जो है, मैं क्या कहूँ कि मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, लेकिन बड़े मतलब वाहियात किस्म के शब्द की हमारे बड़े कहते हैं कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए, और ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो आप देखेंगे, ये माहौल बना कैसे? ये माहौल बना जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी थी उस चर्चा को, उस जो विषय आया था उसकी गंभीरता को सामने ले जाने की, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक ही जाति, एक ही वर्ग के लोगों ने बैठ के इस तरह का माहौल बनाया, भय पैदा किया, जबकि उस कानून में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे किसी को, मैं इसको स्पष्ट कर सकता हूँ, अभी मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन वो डिबेट हुई, क्योंकि देखिए रोज अपने फोन को जब आप खोलेंगे तो उसमें न्यूज चैनल पे अगर कोई न्यूज देखेंगे तो एक ही विषय पर चर्चा हो रही थी, टीवी पे एक ही विषय पर चर्चा हो रही, तो लोगों के मन में ये बात गई और एक भय पैदा किया गया। और मैं आज आपको बता रहा हूं, स्वर्ण जाति के पढ़ने वाले बच्चे आंदोलन में नहीं थे, वो तो अपना पढ़ाई कर रहे थे, वो भी, उनको क्या इस बात से मतलब है? जिसके मन में इस तरह का वो नहीं है भाव कि भाई, बोध नहीं है कि भाई हमें किसी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो वो उसको क्यों डर हो भाई? ऐसे तो कोई ये भी कह दे कि मेरे पे कल 302 का मर्डर का कोई जो आरोप लगा देगा, रेप का आरोप लगा देगा और छेड़खानी का आरोप लगा देगा, तो ये सारे कानून के रोके जा सकते हैं। तो बेसिक सवाल ये है कि जिनके मन में बोध है कि भाई हम ये कर सकते हैं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिनको हम जातिवादी, आतंकवादी लोग कहते हैं। और सामान्य जाति के वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ रहे थे। ये तो वो लोग थे जो अराजकता पैदा करना चाहते थे, देश का माहौल खराब करना चाहते, सामाजिक भाईचारे को तोड़ना चाहते थे, वो लोग थे। आपको याद नहीं है, वो किसान नहीं था, खालिस्तानी था जो आंदोलन कर रहा था। किसान तो खेतों में काम कर रहा था उस समय, ठीक है? तो ये जो लोग थे, अधिकारी जब आंदोलन कर रहे थे, अधिकारी नहीं थे, अधिकारी दफ्तरों में थे। ये तो माहौल, ये जो लोग थे ये तो उद्दंडी थे, जातिवादी लोग थे जो अपना अधिकार समझते हैं, उस तरह के संगठनों के लोग थे। असली सवर्ण जाति का बच्चा तो पढ़ रहा था, जो अब उत्पीड़न नहीं करना चाहता, आरोप नहीं लगाना चाहता, तो वो तो पढ़ रहा था। बाकी ये जो लोग थे सड़कों पे, ये विभिन्न राजनीतिक दलों के छिपे हुए लोग थे, जिनको मुझे लगता है कि कहा गया था कि आप उस तरह का माहौल बनाओ और कोर्ट में हम लोग जो हैं, आप कोर्ट जाओ और कोर्ट में हम लोग मजबूती पैरवी नहीं करेंगे, ये मामला स्टे हो जाएगा। आपने नेतृत्व की बात की कि जो वंचित तबके के लोग हैं वो अपने से सड़क पे नहीं आते, उनका नेतृत्व करना होता है। आपको लगता है कि जो मौजूदा वंचित तबके का नेतृत्व है और इस आधार पर राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, वो इस खास मौके पर बेनकाब हो गई, नाकाम हो गई? एक गाना है बड़ा पुराना, मैं उसकी एक लाइन गुनगुना देता हूँ कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो जो काम दुश्मन नहीं कर सकता था, वो इस समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने किया है।
और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर इस समाज के नेतृत्वकर्ता इसी तरह से चुप्पी बना के रखते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि समाज के SC ST OBC समाज के गले में, पिछड़े वर्ग के गले में पुनः गुलामी का घंटा बन जाएगा इनकी इसी गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से। जो, और देखिए उदाहरण है, जो व्यक्ति अपने समाज के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो किसी दूसरे के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? जो अपने व्यक्ति के दर्द को नहीं समझता वो किसी दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा? जिस समाज ने आपको नेता बनाया है, जैसे मैं आज कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई नवीन भाई, कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे मेरे हक वंचित बहुजन समाज के लोगों ने बना के यहाँ भेजा है। किसी नेता ने नहीं बनाया, किसी मीडिया ने नहीं बनाया। मैं जो कुछ हूँ वो मेरे बहुजन समाज के लोगों ने मुझे वोट, नोट, ताकत, आंदोलन करके, बहुजन मीडिया के मेरे भाइयों ने मदद करके मुझे यहाँ तक भेजा है। इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके ऊपर होने वाले अन्याय या उनके अधिकारों पर अगर कोई अतिक्रमण हो रहा तो उसके लिए मजबूती से आवाज़ उठाऊँ। तो पिछड़े और दलित वर्ग के, जो आदिवासी वर्ग के जो लोग थे पढ़े लिखे, आप ये समझिए कि मामला किसका था? मामला था जो आपकी जनरेशन, नई जनरेशन तैयार हो रही जो समाज का नेतृत्व करेगी हायर एजुकेशन सेंटरों में। लेकिन वो पूरी जमात अपने आप को ठगा सा और अकेला महसूस करी थी। उनको तो आने नहीं चाहिए सड़कों पे। वो आपको वोट देते हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सड़क पे खड़े हो, कहते हैं कि अगर आप अन्याय करोगे तो हम लोग सीना तान के गोली खाने के लिए अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। लेकिन ऐसी चुप्पी थी अघोषित, और कुछ लोग तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहें क्या, क्या कहें, बोले तो बोले क्या, कहे तो कहें क्या। तो चुप थे और इंतजार कर रहे थे कहीं कुछ हो जाए तो हम, और कुछ लोग तो एक दिन पहले कुछ और थे, अगले दिन कुछ और। और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो सबने बड़ी राहत की सांस ली। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, मेरे मन को बड़ी पीड़ा पहुंची कि प्रयास हुआ था और वो प्रयास विफल रहा। और इसके लिए 11 फरवरी को हमने जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक तरफ पार्लियामेंट चलेगी और दूसरी तरफ सड़क पे भी, सड़क और संसद में जो हमारे नेता कह गए हैं कि सड़कें भी सुननी ना हो और संसद में भी आवाज मजबूती से उठे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यही चीफ जस्टिस जो थे, यही उस बैच में थे जिन्होंने गाइड लाइन जारी की थी कि भाई ये होनी चाहिए, ये आना चाहिए। यूजीसी को जिन्होंने जो है ऑर्डर किया था कि भाई ये गाइडलाइन बननी चाहिए इस तरह की। और जब बन गई तो उन्होंने उसमें इस तरह के, सरकार ने तो इतना बड़ा काम किया, सरकार ने उस तरह के लूप होल छुड़वाए जो एक्सपर्ट थे उसके जरिए, कि जैसे ये मामला कोर्ट में जाए तो ये कोर्ट में टिके ना, इस पर स्टे हो जाए और हम लोग ये कहने का काम करें कि देखो भाई हमने तो बनाने का काम किया था। अगर सुप्रीम को ये सरकार इतनी अच्छी हुई थी तो अब से पहले की ये गाइडलाइन क्यों नहीं बनी? अगर सरकार इतनी अच्छी है, कमजोरी के पक्ष की है, तो 80% का बैकलॉग हायर एजुकेशन सेंटर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में क्यों है? ओबीसी का 80% का बैकलॉग, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में, एसटी का 83% का बैकलॉग, शेड्यूल कास्ट का लगभग 70% का बैकलॉग। आप समझो इतने हमारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है ही नहीं। और आप देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका का मैं इतना सम्मान करता हूँ, लेकिन क्योंकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व कहना पड़ेगा कि अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि 46% नीचे जो है SC ST OBC के जज 46% नहीं है, तो बाकी 15% का 55% प्रतिनिधित्व है। और SC ST OBC समाज का, जिनके न्याय की बात करने वाली सरकार है, उनका 40% रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है पूरा। कौन जिम्मेदार है? जब ये वहां नहीं होंगे तो ये हाई कोर्ट में कैसे हो जाएंगे, और जब ये हाई कोर्ट में नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ जाएंगे? अगर लालू यादव हाउस में होते, शरद यादव हाउस में होते, मान्यवर काशीराम हाउस में होते, इतने बड़े मुद्दे पर संसद ऐसे ही खामोश रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। सहमत हूँ आपकी बात से। मुझे आज भी याद है, वुमेन रिजर्वेशन आया था, कांग्रेस सरकार लेके आई थी। उसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाओं के लिए ये नेतृत्व लड़ रहा था। मैं तो उसको सलाम करता हूँ। उनमें से जो जिंदा है मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो आज नहीं है उनको मैं जो है नमन करता हूँ। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूँ कि अगर उस समय की लीडरशिप हमारी आज होती तो इस सरकार की नाक में नकेल गिर देती। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम उनके विरासतों तो चला रहे हैं, लेकिन उनके संकल्प को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने वर्गों को स्टैंड ले सके। बहुत पुरजोर तरीके से पिछले 1-2 साल में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया,
रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी संविधान लेकर हर मंच पर नज़र आए, बहुत तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, जबकि बहुत बड़ा मौका था कि आप ये साबित कर पाते कि आप सचमुच में दिल से सामाजिक न्याय के साथ हैं, तो आपकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? जिस तरह देश देख रहा है, हालांकि लड़ाई इस समय सत्ता से है, लेकिन चेहरे तो बहुत सारे लोगों के बेनकाब हुए हैं जैसे? जो सत्ता में नहीं है और कहते हैं कि हम सत्ता में आके आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन जब सत्ता आप पे जुल्म कर रही है उसी वर्ग पे जिसके आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। तो क्या उनको एहसास नहीं होगा कि जो आज तकलीफ में आपके साथ नहीं खड़ा है, कल वो कुछ दे पाएगा? अगर आप ये कहें कि हमारी पार्टी में भी इस तरह के लोग हैं, तो फिर इसका मतलब कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है आपके पास, कोई विजन नहीं है आपके पास जो आज आपको न्याय की आवाज, आप समझिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि आप किसी के सुख में जाओ ना, लेकिन दुख में जरूर जाओ उसका हाथ पकड़ने के। आज जब मुसीबत आई और आपने हाथ नहीं पकड़ा, तो कल इस बात की क्या गारंटी कि अगर आपको राजकाज मिल गया तो ये लोग आपको इन हितों वर्गों के हितों में कुछ काम करने देंगे? इसकी क्या गारंटी आपके पास? जब आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आपको इस समाजों की जरूरत है, कमजोर वर्गों की, आपके साथ खड़ा होकर आपको ताकत दे, जब आप इनके साथ नहीं खड़े तो कल ताकत होने के बाद आप इनके लिए कुछ कर पाओगे? इसकी क्या गारंटी है? या बस आपके बोलने पे हम लोग भरोसा कर लें? लेकिन ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। बहन जी ने भी स्वागत किया जब यूजीसी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। तो देखो भाई, मैं उन पे इसलिए कुछ नहीं बोलता कि लोग सोचेंगे कि भाई मैं उनसे लड़ रहा हूँ, लेकिन समाज को उन्होंने बहुत निराश किया। आपकी लड़ाई तो उन्हीं के साथ है, आप माने या ना माने। नहीं, मेरी बात आप सुनो। समाज में बड़ी निराशा इस बार। समाज का पढ़ा लिखा, देखो समाज का नेतृत्व कौन करेगा? जो इन एजुकेशन सेंटर से, हायर एजुकेशन सेंटर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से, आईआईएम से, तमाम जो है आईआईटी से निकल के आएगा, वही ब्रेन। और वही ब्रेन जब उसके ऊपर जो है, जब वो महसूस कर रहा है, ये गाइडलाइन कैसे बनी, क्योंकि बढ़ रहे हैं, 118% की वृद्धि हो रही है इस तरह के अपराधों में, तो वही ब्रेन, जब वो ब्रेन तैयार होने के लिए शिक्षण संस्थानों में, तब उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अपने लीडरों से अपेक्षा कर रहा था कि वो लोग बोलेंगे, लेकिन वो लीडर्स ने जिस तक चुप्पी रखी। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, अब मेरी और आम समाज छोड़े, उनकी पार्टी में जो वास्तविकता में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर उनसे आप मन से पूछोगे तो वो कहेंगे कि नहीं, ये हमारे साथ जो है छल कर लिया। और पता नहीं क्या गलत फहमी है दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ताओं को, उनके दलों को, कि जिनको 10% आर्थिक आधार पर असंवैधानिक आरक्षण इस सरकार ने दिया, वो उनको छोड़ के इनको वोट कर देंगे। पता नहीं क्या गलत फहमी है। ये लोग मुझे तो वोट कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मुझे तो इस आधार पर वोट कर सकते हैं कि अगर ये आदमी, अगर हम इसके साथ खड़े हो जाएं तो ये भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। ये इस आधार पे मुझे तो वोट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आज हंस रहे होंगे बैठ के कि ये अपने समाज के नहीं, हमारे क्या होंगे। ये तो उनको भी दिखता होगा कि ये तो अपने समाज के नहीं हुए, तो हमारे क्या हो जाएंगे। तो मुझसे तो मेरे साथ तो कल वो खड़े हो सकते हैं इस बात के साथ कि भाई ये आदमी, जिस समाज ने इसको बना के भेजा, उनके लिए जान की बाजी लगा रहा है, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी हो, जिसने वोट भी दिया उसको लगा रहा है अगर कल हम इसके साथ खड़े हो जाए तो ये हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये अपने संकल्पों का पक्का आदमी, अपने जबान का पाबंद आदमी। लेकिन वो तो इनके ऊपर हंस रहे होंगे कि ये जब अपने समाज के नहीं तो हमारे क्या हो जाएंगे, और इस चक्कर में ये चुप्पी थाम के बैठे हैं। अच्छा, बहुत सारे कवियों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, और एकदम साफ शब्दों में कहा जाए कि अनिवार्य तौर पर उनकी जाति ब्राह्मण थी। कुमार विश्वास ने कहा कि देश टूट जाएगा अगर आप ये देश बंटने की स्थिति में नहीं है, अगर आप सामाजिक न्याय दे दोगे बच्चों को तो देश टूट जाएगा। ऐसे टेलीविजन चैनलों में बैठने वाले कई पत्रकारों ने कहा कि सजा देनी चाहिए अगर कोई गलत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा देश बट जाएगा। इन सब टिप्पणियों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं अभागा थोड़ा ही हूँ। मैं अभागा नहीं हूँ। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लें तो खतरा कम नहीं होता। सच ये है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चिंतक हो, और मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है जब बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या होती है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ लाखों दलितों की, बच्चियों की रेप हत्या होती, तो इस सुप्रीम कोर्ट के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश बढ़ जाएगा।
एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुसलमानों को सताओ, 5 रुपए अगर का उनकी मेहनताना है तो 4 रुपए ₹4 दो, दो, उनको तड़पाओ, मुझे उनको अच्छा लगता है। तड़पाओ। जब इस देश में दुकानों पे जा जाकर उनके नाम बदलवाए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे उनकी पाबंदी पे जो जिसको संविधान भी अस्वीकार करता है उसके विरुद्ध में जाके काम होते हो, जब तमाम राजनीतिक दलों के लोग एक धर्म को नहीं, स्पेशली एक धर्म को, उसके साथ साथ मुसलमानों के साथ ईसाइयों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को जिस तरह से जो है उनकी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाते कायदे से हो, तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। जिस तरह से बुलडोजर चला के आप नाइंसाफी करते हो, उस समय क्या देश नहीं टूटता? जब इतने बड़े समाज के ऊपर जो है इस देश में जो है हमले होते हैं अपनी मर्जी से, जो है जब जो कानून बन गया था कि 15 अगस्त 47 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस स्ट्रक्चर का है, जिस स्वरूप का बना हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, उसके बावजूद जो रोज रोज पिटीशन दाखिल होती हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं, और आप एक्सेप्ट करते हो, और एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप बुलडोजर तक चला के सर्वे तक की ऑर्डर कराते हो, वो सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से कह रहा है देश बढ़ जाएगा? क्या यहाँ तब देश नहीं बढ़ता है जब इस देश के कमजोर वर्गों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, जब असंवैधानिक रूप से आरक्षण जो है दे दिया जाए 10%, जब इतना बैकलॉग नहीं बढ़ता, तभी सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हो जाती हैं क्या? मैं इतना सम्मान करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि चंद्रशेखर गुस्से में ये मतलब इतना आक्रोशित हो रहे, लेकिन मैं सच में सम्मान करता हूं, मेरे दिल में बहुत जगह है सर्वोच्च न्यायपालिका की। लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है कमजोर वर्गों को, और जिस तरह से चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला जो 1 साल से पेंडिंग पड़ा, वो बच्चे क्यों नहीं दिखे आपको? लाठियां खाते, जुल्म सहते, अपमानित होते वो बेटे बेटियां दलित पिछड़े वर्ग के। और मध्य प्रदेश में संवैधानिक रूप से जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाना था, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, 30 तारीख से जो है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र कुमार भाटी जी नेतृत्व कर रहे हैं, रात से धरना स्थल पर टिके हुए हैं, और लंबे समय से डिमांड हुई, आज तक 27% आरक्षण वहां नहीं मिल पाया। तो ये देश जब कमजोरों के अधिकार देने की बात है तभी क्यों टूटता नजर आता है? और मैं आपको गारंटी देता हूं, कमजोर वर्गों का आप देखिए, संकल्प देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना तिरस्कार सहने के बाद ये कह गए कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम देश टूटने देंगे। लेकिन जब हमें तोड़ा जाता है, हमारे आत्मसम्मान को तोड़ा जाता है, क्या कहाँ खड़ा है देश? पता नहीं क्यों आंखें बंद हो जाती है जब एक आईपीएस जो है, एक आईपीएस को अपनी बारात चढ़ाने के लिए जो है उसको पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ती है, जब सीजीआई जो है शेड्यूल कास्ट के जो सीजीआई होते हैं उनके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, तब देश क्यों नहीं टूटता है? जब जो है एक पूर्व चीफ मिनिस्टर का कार्यालय धोया जाता है गंगा जल से, गोमूत्र से, तब क्यों नहीं देश टूटा? जब व्यासपीठ पे बैठने वाले कुशवाहा, यादव, बघेल, लोधी और उनकी चोटियां काटी जाती है, उनका मुंडन करा जाता है, तब क्यों नहीं देश टूटता है? जब उनको जो है आदिवासियों के सर पे पेशाब होता है, तब देश क्यों नहीं टूटता है? तब क्यों नहीं दिखता? तब आंखें क्यों बंद हो जाती है? इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, कलम आपके हाथ में, आप कुछ भी लिख दीजिए, देश देख रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। कमजोर वर्गों के मन में गुस्सा है, कमजोर वर्गों के मन में चिंता है, अपने नेताओं से भी उनके सवाल है, और जो लोग आज उनके खिलाफ खड़े, चाहे वो टीवी डिबेट में बैठ के जो है एक ही वर्ग के लोग उनके ऊपर उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो, या उनके चिंतक हों, कथावाचक हों, पत्रकार हों, या तमाम तरह के एक्सपर्ट हो, जिस तरह से उन्होंने जो है सामाजिक संगठन इस बार दिखाने का काम किया। और मैं तो आपको कहूँगा, मैं स्वर्ण जातियों को बधाई दूंगा कि चाहे वो बीजेपी में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो समाजवादी में थे, चाहे वो किसी और पार्टी में थे, बीएसपी में थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी, सब लोग 99% लोग अपने समाज के लिए एकजुट खड़े थे। और ये जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का नेतृत्व करता, इनके नेता, ये सिर्फ निजी स्वार्थ में, जो माननीय काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी थी, उस बात को आज मैं पढ़ते हुए, कोट करते हुए कहता हूँ कि ये चमचे बन के अपनी तनख्वाह का परवाह करते, अपने समाज के हितों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को मरने के लिए। आप तो इस बात से डर गए नवीन भाई, इस बात से डर गए कि भाई कोई झूठा आरोप लग सकता है, लेकिन हमारे बच्चों के जो की कत्लगाह बन गई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ, पायल की, डेल्टा मेघवाल की, रोहित वेमुला की, आप तो हमारे बच्चों के कत्ल पे जो है आपकी आंख से आंसू नहीं निकले, और यहाँ आप डर गए सिर्फ कि आरोप ना लग जाए, और आरोप लग के कौन सी सजा हो जा रही है। और मैंने पढ़ा है वो ड्राफ्ट, उसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस को भी ऐड किया है, महिलाएं भी उसमें हैं, दिव्यांग जन भी उसमें हैं, SC ST OBC के साथ
और आप जो समता समिति बना रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने 92 से ज्यादा कॉलेज हैं, आप देखिए 90% जो है वहाँ स्वर्ण जाति के जो है प्रिंसिपल हैं, और सब वही चीफ होंगे। वो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटियों के, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 38 में जो है वाइस चांसलर वो हैं, और सीनियर फैकल्टी वही है सब। आप देखो पूरी रिपोर्ट कार्ड पड़ी हुई है, अब डेटा मंगा लो, आपको पता लग जाएगा। 80% का बैकलॉग जब है, ऐसे आधार पे आप किस आधार पे कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ 49-50% रिप्रेजेंटेशन उस समता समिति में SC ST OBC का होना चाहिए। वो होने चाहिए जो हमारी बोलने वाली आवाज, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि भाई कमजोर वर्गों के नेताओं को, दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के नेताओं ने चुप्पी थाम ली। अगर इसी तरह के लोग वहां उस कमेटी में बिठा दिए गए, जो रिप्रेजेंटेशन में 3 लोग बिठा रहे हैं, तो वो करेंगे क्या? वो बोलेंगे क्या? वो तो गर्दन हिला देंगे तोते की तरह। नेतृत्व शून्यता की बात की कि ये जिम्मेदार है अभी जो चुप्पी रही है। Agreed? और जो बिल्कुल सहमत हूँ। जब इस देश में 2 अप्रैल जैसे आंदोलन हो सकते हैं, समाज का नेतृत्व खड़ा होकर, हम लोग आज भी याद हैं, देश बंद हो सकता है, जब इस 13% रोस्टर पे हो सकते हैं, तो जब तक समाज का पढ़ा लिखा तबका नेतृत्व नहीं कहेगा। अब हमने 11 तारीख को बुलाया आंदोलन, आप जंतर मंतर पे देख लेना। तो इस नेतृत्व शून्यता में चंद्रशेखर अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक बार एक जंगल में आग लग रही थी, उस जंगल में 2 जीव थे, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया थी और एक बड़ा सा विशालकाय जानवर था, जो जिसमें क्षमता थी कि वो पानी भर के लाके और उस आग को बुझा सके। लेकिन वो आराम से बैठा तमाशा देख रहा, जंगल जल रहा था। चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और चिड़िया उड़ी और चोंच में पानी भर के लाई और उस आग को बुझाने का प्रयास करने की। तो वो बड़ा सा विशालकाय जानवर हंसने लगा। उसने चिड़िया को चेतावनी देते कहा कि चिड़िया, जल जाओगी, आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने बड़ी शानदार बात कही कि मुझे पता है कि मैं जल जाऊंगी, मुझे पता है कि मैं इस आग को नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में लिखा जाएगा, योद्धाओं में लिखा जाएगा, लड़ने वालों में, जंगल को बचाने वालों में लिखा जाएगा, और आपका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा कि आपके अंदर हिम्मत थी, आप बुझाते, लेकिन आपने इस जंगल को जलने दिया गया। मैं एक वो छोटी सी चिड़िया बन के इस पूरे आंदोलन की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इतने बड़े विशाल का है। और आज मुझे याद आता है बाबा साहब अम्बेडकर का, मैं भी आगरा रैली करके आया हूँ नवीन भाई। बड़ी इच्छा थी मेरी आगरा में की रैली को उस जगह पे अपनी बात रखने की, रामलीला मैदान में, जहाँ बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को अपने आखिरी भाषण जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था, बहुत बड़ी बात कही थी। लेकिन मैं नहीं हो पाया क्योंकि आखिरी समय में रैली की परमिशन कैंसिल कर दी गई। परमिशन कैंसिल कर दी गई, उस स्थान की फिर दूसरा स्थान दिया गया। वहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर कपूरवा मैदान में, खेल मैदान में रैली की है। तो बात जो मैं कह रहा था ये कि इस तरह की पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ता है कि आप सोचे स्थान बदल दिया तो बहुत सारे लोग तो जो आने वाले हैं उनको वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाए कहाँ। तो जानबूझ के हमारी रैलियों को जिस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है वो सामने है सबके। लेकिन बाबा साहब ने वहाँ कहा था कि भाई मैं मतलब उस बड़े टेंट, इतने बड़े टेंट का भार जो है मैं तंबू के रूप में संभाल रहा हूँ। तो सवाल है कि इतना बड़ा जो टेंट है समाज का, उसका भार मैं उस तंबू के रूप में संभाल रहा हूँ। मैं एक बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, और अपने चारों तरफ देखता हूँ तो एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, जो मैं भी चैन से मर सकूं। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये महसूस करता हूँ कि आज मैं क्योंकि मैं संकल्प भी करके आया अभी 25 तारीख को कि उसी बाबा साहब अम्बेडकर के, वो जो बाबा साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक भी नौजवान दिखा, उन्हीं प्रेरणाओं से प्रेरित होकर उस बम्बू को बनने का काम कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जो विशाल का बहुजन समाज है 85%, उनके अधिकारों पे अगर सब चुप बैठे हैं तो मैं चुप ना बैठूं कि कल मैं अपने लोगों से आंख ना मिला पाऊं कि मैं राजनीतिक स्वार्थ के कारण चुप रहा कि जब आपका दमन हो रहा था। ये मैं नहीं चाहता। लेकिन बात होती है कि आप बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं, आप अखिलेश यादव के वोट को तोड़ना चाहते हैं, आप मायावती जी के वोट को तोड़ना चाहते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर के वोट को तोड़ना चाहते हैं, आप संजय निषाद के वोट को तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ फोड़ करके आप तंबू को बचाएंगे? जी, मैं किसी को तोड़ना नहीं चाहता। मेरा काम और मेरी हैसियत क्या है किसी को तोड़ने की? तो समाज पढ़ा लिखा समाज है, इसके आंखें हैं, इसके कान हैं। अब वो समय नहीं रहा 1950 से पहले वाला कि हमें पता नहीं था। समाज पढ़ रहा है, देख रहा है कि कौन आदमी तोड़ रहा है और कौन आदमी जोड़ रहा है। देखिए, पूरा मामला गाइडलाइन 2012 में भी आई थी। SC/ST एक्ट, SC/ST के लिए बड़ा प्रोटेक्शन था, लेकिन OBC के लिए नहीं था। और मैं मानता हूं कि OBC को भी जाति के आधार पर भेदभाव, जब प्राइम मिनिस्टर रंग के आदमी पे जो है, जिसने मतलब स्वर्ण जाति के लिए सब कुछ ही कर दिया,
मतलब उनके मतलब 15% आबादी और 10% आरक्षण उनको जो है सरकारी नौकरियों में दे दिया, बिना किसी डेटा के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंदोलन के। जिस प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सरकारी संस्थाओं को उनकी विचारधारा के आधार पर खत्म करके निजी क्षेत्रों को सौंप दिया, सारे आरक्षण को जो है खत्म कर दिया लगभग, यूनिवर्सिटियों से लेकर तमाम जो है त्राहिमाम बचा हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने दिया, पुरानी पेंशन पे लोग कर्मचारी कितना आंदोलन करके बैठ गए। उस सरकार के नेतृत्व करता प्राइम मिनिस्टर को, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, तथा कथित वो खुद कहते हैं पिछड़ी जाति का, वो जो उनको इतना अपमानित किया गया, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां की गई। तेली समाज के व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए, जहाँ जिस और उन्हीं के वोटरों ने की। हाँ, जिस प्रदेश में उसकी कबर खुदेगी, ये बात कही गई उसी प्राइम मिनिस्टर को। जिस प्रदेश में जो है, प्रदेश के पूर्व मुखिया का, हमने पहले कहा कि गौमूत्र से जो है गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, जहां आज भी शमशान अलग है, जहां आज भी भेदभाव होता है, तमाम तरह की जो है पीड़ाओं से समाज को जातीय टिप्पणियां की जाती है। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने अपने लाइव में कहा था किस तरह के शब्द यूज करते। ओ, जैसे मैं कहता हूं, प्रजापति नहीं कहते, कुम्हार कहते हैं। कश्यप नहीं कहते, झीवर कहते हैं अपमानित करने के लिए। पाल नहीं कहते, गडरिया कहते हैं। तमाम तरह से सैन विश्वकर्मा, सैन और वो नहीं कहते, सैन सविता नहीं कहते, नव्वा कहते हैं जानबूझ के। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था, बाद में माफी मांगनी पड़ी। विश्वकर्मा नहीं कहते, बढ़ई कहते हैं, जानबूझ के जो है हमारी जातियों को गाली देके जो है। सैनी नहीं कहते हैं, सागड़ कहते हैं, जानबूझ के मैं अपमानित करने के लिए। मैं तो जानता हूं ना, मैं इस समाज में पैदा हूं, मैं बहुत चीजों को समझता हूं। मैं समझता हूं पिछड़ी जातियों पे भी ये होता है, तो मैं तो मुझे पता होता है कि पूरी लड़ाई सब यहाँ से खड़ी हुई, क्योंकि हमने मंडल का आंदोलन भी को देखा और उसको बहुत करीब से समझा है कि उससे पहले भी आरक्षण था SC/ST को, लेकिन कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं SC/ST के हालात क्या थे। लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग को अधिकार देने की बात आई, आर्टिकल 340 को लागू करने की बात आई, तो इस देश में किस तरह का तांडव हुआ था मंडल कमीशन में, उसी तरह का माहौल फिर बना। पिछड़े वर्ग के नेताओं पे सवाल था, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया कि बहुजन भाईचारा बना रहे। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैंने स्टैंड लिया कि हम खड़े हैं और इसमें अन्याय नहीं होने देंगे। तो मैं कहाँ तोड़ रहा हूँ मेरे भाई, मैं कहाँ बंटवारा कर रहा हूँ, मैं तो इनको जोड़ रहा हूँ कि एक वंचित समाज एकजुट हो जाए। ये तो BSP के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप तोड़ रहे हैं, मैं थोड़ी कह मैं रहा उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो मेरी बात सुनो भाई, 3 बार उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और जिनकी बात आपने उत्तर प्रदेश के 2-3 पार्टियों की, वो सब भाजपा के साथ खड़े हैं। अगर उनकी समाज के प्रति वास्तविकता में वो जिम्मेदार हूँ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लाया हूँ SC/ST OBC के लिए। मैं बिल लाता हूँ प्रमोशन रिजर्वेशन का SC/ST OBC के लिए। वो खड़े हों और वादा करें कि हम लोग समर्थन करेंगे। क्या नेतृत्वकर्ता का मतलब यही है कि समाज की वोट ले लो? क्या समाज की पीड़ाओं से आपका कोई वो नहीं है? आपकी उनकी पीड़ाओं से कोई आपका जो है सरोकार नहीं है कि उनकी पीड़ाएं कम हो? कब तक भूखा नंगा जो है समाज जो है आपको नेता मान के वोट करता रहेगा? क्या इनके बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर के पढ़ाई उनके लिए आसान नहीं, उनकी पहुंच में नहीं होनी चाहिए? क्या हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं होना चाहिए? क्या इनको लोन नहीं मिलना चाहिए? आपको और मुझे तो, मैं तो जानता हूँ, मैं बैठता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में, मैं जानता हूँ क्या हाल है। हम तो इस पे बहस कर रहे हैं आज, लेकिन कि भाई बच्चों के साथ वो होता है भेदभाव। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक डिपार्टमेंट बता दीजिए, प्राइवेट सेक्टर बता दीजिए जहाँ SC/ST OBC के लोगों के साथ जो है भेदभाव नहीं होता। और चल, जिनको नहीं देखना, उनको तो मुसलमानों के साथ भी भेदभाव नहीं दिख रहा, ईसाइयों के साथ भी भेदभाव नहीं दिख रहा। क्या आलम था आपको उस पर, क्या नाम, क्रिसमस डे पे इस बार कि उनके धार्मिक स्थलों के बाहर जा किस तरह किया जाता, मारपीट की जा रही थी, और वहां जो है भजन मंडलियां लगी हुई थी। तो ये जो धार्मिक उत्पीड़न, ये भी नहीं देखना चाहते जो लोग SC/ST OBC पे अत्याचार नहीं देखना चाहते, उनको तो धार्मिक उत्पीड़न भी नहीं दिखता, और मुझे तो सब दिखता है। मैं तो मुस्लिम भाइयों के लिए भी लड़ रहा हूँ, तो मैं तोड़ने काम कर रहा हूँ। मैं तो हालात समझता हूँ कि ये जुड़ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर शायद इनका भला हो जाए। अदरवाइज इन नेताओं के भरोसे तो इनका भला नहीं हो सकता है। तो आपको, और मेरा विरोध वो कर रहा है नवीन साहब, जो भक्त है, अंधभक्त है, जो जिसको सोचने की क्षमता इसके अंदर है, वो किसी पार्टी में SC/ST OBC माइनॉरिटी का आदमी बैठा हो, आप चेक करा लो। देखिए, ऐसी बातें होती हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय है, खासकर उत्तर प्रदेश का जी, वो मायावती जी के कहने पर अपना वोट करता है या शिफ्ट करता है। एक तबका जो OBC का है वो अखिलेश यादव जी के कहने पर वोट करता है या उनके लिए काम करता है, शिफ्ट करता है। बहुत सारे कुशवाहा लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि इस जाति के लोग तो हमको वोट करेंगे ही। बिहार में भी वो NDA के साथ खड़े हैं। ठीक है।
बुनियादी सवाल ये है कि आप किसके भरोसे राजनीति कर रहे हैं? कौन आपके साथ है? मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों, सामाजिक चिंतकों, सामाजिक संगठनों और जो नौजवान पीढ़ी है जिसके भविष्य के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, मैं उनके हितों के लिए लड़ रहा हूँ। इस आधार पर लड़ रहा हूँ कि मुझे कोई क्लेम करना है। हम्म, इस आधार पर लड़ रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे उत्तर प्रदेश से भेजा है और मैंने उस एक प्रतिनिधि के रूप में उनका मान सम्मान और उनके अधिकारों की आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया है। मैं कौशाम्बी भी जाता हूँ जब पाल समाज के बच्चे पे जुल्म होता है। मैं जब कश्यप समाज के बच्चे को जिंदा जला के, आप मरे जा रहे थे, जब आप दीपू दास की बात कर रहे थे, बंगाल में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसी तरह जब यहाँ सानू कश्यप को जब मार दिया जाता है, जिंदा जला के मार दिया था, तो आपका जो है तमाम जो है भाईचारा वो एकदम से जो है उसमें जाति की सीमाओं के अंदर जो सिकुड़ जाता है। मैं वहाँ भी गया था। मैं कहीं भी अगर मैं 27% हमारी पार्टी के जो है लीडर जो है वो 27% आरक्षण दिलाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, मैं गुजर भाइयों के साथ खड़ा रहा। मैं तमाम जो है महापुरुषों के विचारों को जो है आगे बढ़ाने के लिए अर्जक संघ के नेताओं के साथ में जुड़ के उनके साथ जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू राष्ट्र, और इस बार मुसलमान नहीं था जो आंदोलन कर रहा था। SC ST OBC पे जो के बच्चों को जो प्रोटेक्शन मिल रहा था उस पर मुसलमान नहीं था सड़कों पे। ये वही लोग थे सड़कों पे, ये वही लोग थे टीवी डिबेट में, ये वही लोग थे कथावाचकों के रूप में जो रोज ये नारा लगाते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन जैसे ही मुसीबत अपने ऊपर आई, जैसे ही अपने ऊपर मुसीबत आती दिखी, तथाकथित मुसीबत जिसका कोई स्वरूप नहीं था, क्योंकि बिना पढ़े आप लड़ रहे थे, EWS में सारे सामान्य जाति के बच्चे हैं, वो उन्होंने इसमें ऐड किया था। उन्होंने इसमें उनको जो अस्पष्टता थी उसके आधार पे जो आंदोलन कर रहे थे, वो सबके चेहरे बेनकाब हुए। दलित पिछड़े आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोगों को पता लग गया कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू भाईचारा ये एक सिर्फ चुनावी जमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक भूमिका, अगले साल विधानसभा के चुनाव हो। संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। 4 तारीख को रैली है नेक्स्ट छिबरामऊ कन्नौज में, उसके बाद 8 तारीख को फिर रैली है संत कबीर नगर में, फिर 15 तारीख को रैली है, फिर 25 तारीख को रैली है, फिर उसके बाद जो है 29 तारीख को रैली है। लगातार जो है बड़े बड़े कार्यक्रम करा के पार्टी संगठन ने जो शक्ति जिलोवाइज बना ली है उसका प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और अब पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी और मेरा भरोसा है बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों पे। और हमारा जो संगठन है वो विस्तृत है। मिशन 78 भी है, कर्मचारियों के संगठन है, उसमें किसान मोर्चा भी है, उसमें भाईचारा 13 जातियों का पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाईचारा संगठन भी है। एक विस्तृत संगठन हम लोगों ने डेवलप किया है और वो जो बुद्धिजीवी तबका है वो भी आशा उम्मीद से देख रहा है। उनके विषय भी हैं जिन पे आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। मुझे भरोसा है बहुजन समाज के लोगों पे कि अब वो ठगे नहीं जाएंगे और वो जो है जाति से ऊपर उठ के अपने लिए लड़ने वाले व्यक्ति को जो है मौका देंगे कि वो उनकी लड़ाई को मजबूत कर सके। और मैं ये विश्वास उनको दिलाना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय की असल परिभाषा क्या होती है और वो कागजों में होना चाहिए, जमीन पे। इस बात को जो है हम लोग साबित करके दिखाएंगे आज़ाद समाज पार्टी के तो माध्यम आपकी लड़ाई किससे है? भाजपा से है, समाजवादी पार्टी से है, BSP से है, कांग्रेस से है, किससे है? देखिए, देश के अंदर हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है क्योंकि सत्ता में वो है। उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि सत्ता में है। और जहाँ जहाँ और पार्टियां सत्ता में हैं लेकिन वहाँ कमजोर वर्गों हितों पर अतिक्रमण होगा तो उन पार्टियों से भी लड़ाई लड़ेंगे। वैचारिक लड़ाई एक जगह है और वो वो भाजपा से रहेगी हमेशा। वैचारिक लड़ाई वो कभी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ना वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ेंगे ना हम लोग अपनी आइडियोलॉजी छोड़ेंगे। तो इसमें ये कभी मिल नहीं सकती है। बाकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो जहाँ जहाँ जो सत्ता है और वो सत्ता अगर हमारे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण करेगी तो उनसे राजनीतिक लड़ाई सब जगह लड़ी तो क्या आपसे किसी ने या आपने किसी से साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत लड़ाई को आगे ले जाने की कोई बातचीत की है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं बातचीत। हम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कोई अगर आएगा तो बात करेंगे। दरवाजा आपने देखा मेरा 6 फीट का है। कितना मजबूत आदमी हो, अगर वो 2 क्विंटल का हो तो भी आ जाएगा और वो अगर उसका कद छोटा हो तो भी आ जाएगा। मैंने दरवाजा खोल रखा है और हम दरवाजा ताला नहीं लगाते। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन माना जा रहा है कि वो होगा उत्तर प्रदेश। तो आप
आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे? नहीं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, दरवाजे खुले हुए हैं सबके, कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं किसी को ऐसे जबरदस्ती हाथ खींच के अंदर नहीं ला सकता, नहीं, दरवाजा मैंने खोल रखा है। मैं तो अभी जाके इन सारे लोगों के रहते और सबके जुड़ के रहते हुए तो भी भाजपा सरकार में बैठी है, तो मैं तो अभी जाके समाज को तैयार कर रहा हूँ जमीन पे। एडवोकेट चंद्रशेखर, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुजन एकता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आप बहुत मुखर भी हैं यूजीसी के आंदोलन पर और दूसरे मुद्दों पर जो बहुजनों के शोषण, उत्पीड़न और उनके अपलिफ्टमेंट से जुड़े हुए हैं। क्या आप मान चुके हैं कि आपको अगड़ों का, सो कॉल्ड जो अगड़े हैं, उनका वोट नहीं चाहिए? जिस तरह से बीजेपी ने उनको संरक्षित किया है पिछले कुछ सालों में, तो वो राजनीतिक रूप से बेवकूफ तो नहीं है कि वो किसी और को वोट देंगे। अगर उनमें भी कोई सामाजिक न्याय वाला हो, और जो कि देखे भी मैंने कुछ अच्छे लोग देखे हैं, अगर ऐसे अच्छे लोग कहें कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते काम करके इस आंदोलन को मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का लाभ लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, मैं मानवता के खिलाफ नहीं हूँ, एक बात आप समझ लो। मैं किसी मानव एक समान है, मैं इस बात को मानता हूँ। असल लड़ाई वैचारिकी की है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जब तक बीएसपी का स्टैंड यूजीसी के फेवर में था, गाइडलाइन के, तब तक बीएसपी से जुड़ा हुआ एक आदमी भी नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति का था, जो ये कह रहा हो कि भाई यूजीसी की गाइडलाइन गलत है। जैसे ही बीएसपी का स्टैंड कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद यूजीसी के गाइडलाइन पे जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के फेवर में गया, तब वो सब लोग मुखर होकर बोलने लगे भाई हमारे नेता तो भाई है। लेकिन मैं इसका एक और अपोजिट वैल्यू बताता हूँ। भाजपा के भी किसी भी स्वर्ण जाति के नेता में, वो कितने बड़े कद का था, इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे वह एचआरडी मिनिस्टर भी थे, चाहे वो कितने सांसद थे, विधायक थे, सरकारों में प्रदेश के मुखिया थे, उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह दें, बिना सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए बगैर वो ये कह दें कि ये गाइडलाइन जो है वो खराब है, क्योंकि निगरानी तो उन्हीं की थी। तो इस बात को आप समझो। और उन पार्टियों में जो दलित पिछड़े, उनकी तो हैसियत नहीं थी कि वो स्वागत कर दें। मैं जो इस बात को कह रहा हूं, मैं इसको क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए कि पार्टी की लोगों की विचारधारा, लोगों का जो थॉट्स हैं, वो विचारधारा से तय होते हैं। तो जो बीजेपी में दलित पिछड़ा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज के हक के लिए सवाल खड़ा कर दे। और ऐसे ही दूसरी तरफ उसका उल्टा है कि अगर कोई सामान्य जाति का व्यक्ति हमारी पार्टी में है, कमजोरों की पार्टी में, तो वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए आपको कहेगा। ये वही तो लोग हैं जिनकी वजह से स्टैंड बदले पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं के यूजीसी पे जो स्टैंड बदले, ये उन्हीं की वजह से। उन्होंने कहा हमारा समाज नाराज हो जाएगा, तो आपने उनके समाज की सम्मान रखा, लेकिन जो आपका अपना बड़ा समाज था, उसके सम्मान को तो आपने कुचल दिया। ये कैसे स्पष्ट होगा? कल अगर आपको राजकाज मिल गया तो आप उनके समाज के सम्मान की परवाह करते हो, अपने समाज का गला नहीं घोटोगे? ये कैसे स्पष्ट करोगे? जब आप अपना फैलाव करेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और देश में जाएंगे, तो एक सवाल ये हमेशा रहता है कि आप कितने विश्वसनीय नेता होंगे मुसलमानों को लेकर। और मुसलमान बहुत बटे हुए हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर AIMIM के लिए वोट किया। उत्तर प्रदेश में उन्हीं मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। कांग्रेस का अपना क्लेम है मुसलमानों के वोट को लेकर। आप उस वोट बैंक को कैटर करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और इस बात पर भरोसा करते भी हैं या नहीं कि मुसलमानों को आपके साथ आना चाहिए? उनके मुद्दों पर जिस तरह की अघोषित चुप्पी है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, उन नेताओं के, जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी, जिन्होंने वोट लिया है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं मुखरता से बोल रहा हूँ और बाकी लोग चुप होकर बैठे हैं, एक फ़र्क है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डर के आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए। आज़ाद समाज पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, उसमें विजन है, जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतने साथ जो जिस समाज को, जो जितने बड़े पैमाने पे जिस भी स्टेट में हमारे साथ जुड़ेगा। अभी हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पे है, लेकिन जो भी समाज जितने बड़े परसेंटेज से हमारे साथ जुड़ेगा, उसको उसकी बराबर की हिस्सेदारी हम लोग संख्या के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। जब आप विधानसभा चुनाव आएगा, आप देख लेना, संख्या के आधार पर हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इतने परसेंटेज टिकट, इतने परसेंटेज जो है संगठन में हिस्सेदारी उस समाज को मिलनी है। आप हमारी कोर कमेटी को देखोगे, नेशनल कोर कमेटी, उसमें 6 से 7 मुस्लिम समाज के लीडर हैं। उसी तरह से 6 से 7 पिछड़े वर्ग के भी हमारी लीडरशिप है, ठीक है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट की भी सभी जातियों को हमने जो है
कोशिश की है उसमें अलग अलग स्टेट के आधार पर संगठित करने की। आदिवासी समाज को भी हमने जो कई बार जो है अपनी जो पार्टी में लीडरशिप तैयार हुई उनको भी हमने वो कर दिया है कि आप भी आगे बढ़ो। भाई कपसाड़ के जिस परिवार के लिए मैं लड़ने गया या सोनू कश्यप के जिस परिवार के लिए मैं लड़ने के लिए गया, मैं उन परिवार से कभी मिला तो नहीं हूँ। ना वो मेरी पार्टी के जो हैं मैं कार्यकर्ता हैं, ना सदस्य हैं। तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं कभी। एनआरसी के लिए जब मैं लड़ने के लिए आया तो जिस आंदोलन कोई लड़ना नहीं चाहता, जिसमें मैं जेल में गया, तो वो कहाँ से, वो कोई भी मेरी पार्टी कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन मेरे दिल में न्याय के प्रति जो है, जो हौसले हमारे बुलंद है महापुरुषों की विचारधारा पे, वो तो है ही। 13 पॉइंट रोस्टर आज क्या है, जो 49 शिक्षक भर्ती में से जितने बच्चे को के साथ उत्पीड़न हुआ है, वो कोई मेरी पार्टी के सब नेता वर्कर थोड़ा ही है, ये सदस्य थोड़ा ही है। लेकिन मैं तो वहां 5 दिन के लिए लेटा रहा। मैं जो है मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, कल रात से आंदोलन बैठे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग 27% आरक्षण का लाभ मिले, तो वो क्या सब हमारी पार्टी के सदस्य हैं? ये कैसे विश्वास किया जाएगा कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी मान लीजिए कि आपको बुलाए, ठीक है, कि आपको ऑफर दे कि हम आपकी पार्टी का एक्सपेंशन चाहते हैं और आपके लिए भी थोड़े मलाईदार चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। आप इस ऑफर को कैसे देखेंगे और बीजेपी को कैसे देखते हैं? बीजेपी के साथ मिलकर आप कभी काम करना चाहेंगे? कौन से कार्यकाल में सबसे कमजोर संख्या के आधार पर बीजेपी हुई है? अभी है। अभी है। तो उनके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो जिनका एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है और वो मिनिस्टर है, या एक है या 2 है वो मिनिस्टर है? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं कई ऐसे लोग गिना दूंगा जिनकी पार्टी के जो लोकसभा सदस्य नहीं जीते। जैसे अनुप्रिया जी हैं, उनका एक मेंबर है वो स्वयं। जैसे मांझी जी हैं, जैसे वो महाराष्ट्र वाले एक वो हैं, क्या नाम है, रामदास अठावले जी। जैसे उपेंद्र जी हैं कुशवाहा जी, राज्यसभा में। कितने ऐसे लोग हैं उनके साथ। अगर मुझे सत्ता का सुख ही भोगना होता तो मैं आजाद समाज पार्टी के नाम से वैचारिक दल अपने साथियों के साथ मिलकर क्यों बनाता? मैं एक वैचारिकी पे आधारित व्यक्ति हूँ। अगर मुझे वैचारिकी से ही वो करना होता तो फिर मैं इस आंदोलन बनाने की जरूरत थी। मैं उससे पहले ही समाजवादी, कांग्रेस, बसपा ने तो मुझे लिया नहीं था। भाजपा किसी भी दल में, शिवसेना किसी भी दल में चला जाता, टीएमसी, और जाके उनके साथ जो है उनके पार्टी का काम करता और राज्यसभा लोकसभा में उनके यहाँ से चला जाता। उनके यहाँ तो ऐसे लोग बन रहे हैं जो 25 साल के हैं। उन्होंने तो कितना मुझसे कहा हमारे सिंबल। ये वैचारिकी की तो बात नहीं, स्टैंड ही क्लियर था ना कि उनके साथ नहीं जाना है। तो आपको क्या लगता है इस बार मेरे पास ऑफर नहीं रहे होंगे? तो हम नहीं जाना चाहते। रही बात आगे की भविष्य में, तो फिर आप मेरी बात को सुनो। मैं जानता हूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो बड़े दल हैं वो कभी भी क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं करते। एक बात, वो चाहते हैं हम ही बने रहें। दूसरी बात, वो कमजोर वर्गों के लोगों को पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते हैं। और यहां लड़ाई पावर की है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग, उनके संघर्ष को, उनके विजन को समझते। वो कहते थे कि राजतंत्र में तो आपको ये मौका नहीं देंगे, क्योंकि राजतंत्र में उस तरह की व्यवस्था लागू थी कि SC/ST OBC जो शूद्र वर्ण है उनको जो है उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो उनको मौका मिल जाए राजकाज करने का। लेकिन लोकतंत्र में तो संख्या आधारित काम है। आपकी संख्या है तो आप लड़के अपने आप ले लो। इसलिए उन्होंने जो अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाया। फिर भी हम जो है किसी और के भरोसे क्यों बैठे, जब हम इस आंदोलन को सामाजिक न्याय की संरचना के साथ मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम किसके पिछलग्गू जाके क्यों बने? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तो ना, तो आज जब वो सबसे कमजोर है, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जब मजबूत होते तब तो किसी की जरूरत नहीं, तब तो कुचलते हैं। कितनी पार्टियों को तोड़ देते हैं। आप नहीं समझे उनको? शिवसेना को साथ लिया, तोड़ दिया। इस बार नीतीश कुमार जी का क्या हाल था। कितने ऐसे दल हैं जिसके उन्होंने जो है अजीत पवार जी की पार्टी को साथ लिया, उसके टुकड़े कर दिए। आप समझा कितने दल ने उनको टुकड़े कर दिए। तो मैं राजनीतिक मूर्ख हूँ, ना मैं वैचारिक जो है कमजोर हूँ जो मैं इस तरह के कदम उठाऊं। आप वैचारिक आंदोलन की बात कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप एक्सपेंशन करेंगे, जब आप पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो आपको इसी बार उतारेंगे। हाँ, तो आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये तो लगभग तय है कि ये मीडिया आप जो नरेटिव बिल्ड करना चाहेंगे उसके 100% खिलाफ जाएगा। ठीक है। इससे लड़ने का क्या रोड मैप है आपके पास? 2 दिन पहले किसी पत्रकार साथी ने मुझसे कहा
कि मैं आपकी बड़ाई करना चाहता हूं कि आप अस्पष्ट है। मैंने कहा मत कीजिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता कहते थे कि अगर मीडिया आपकी बड़ाई करने लगे समझो आप बिक चुके हो। तो कृपया मेरे लोगों में जो है आप उस तरह की जो है भावना पैदा करें जो हमारे लोग जिस चीज़ों को समझते हैं। जैसे एक पत्रकार महोदय जो है, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू कट कर दिया, उसमें उन्होंने हरिजन एक्ट की बात कर दी, तो मुझे उनको डांटना पड़ा। उन्होंने उसमें जो है एक मामला विष्णु तिवारी का उठा लाया कि उनको 20 साल सजा होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पढ़े लिखे लोगों में बैठ के डिबेट करवा रहे हैं, सब एक ही जमात के लोग नहीं बैठे, तो आपको पता है कि सिस्टम मैक्सिमम सजा क्या है? तो वो चुप हो गए कि नहीं, उन पर रेप का भी वो था। तो रेप आप कहो ना, रेप के उसमें झूठे आरोप दर्ज हो रहे, तो रेप के खिलाफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कानून बना दे, अगर झूठा मुकदमा होगा तो उन पर क्रॉस FIR होगी। तो वो चुप हो गए। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, तो हम किसी भी तरह की जो निर्भरता है दूसरे लोगों पे उसको कम करने के लिए हम चारों तरफ काम कर रहे हैं। हम मीडिया के विषय पे भी काम कर रहे हैं, हम मैगजीन के विषय पे भी काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, हम उस तरह का जो है संगठन IT सेल भी डेवलप कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा काम है कि हमारा जो माउथ मीडिया है, हमारा कैडर, उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग सेंटर बना के उसका कैडर का काम भी हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। किसी सवर्ण जर्नलिस्ट के सामने बैठते हैं या वो आपके साथ जिस तरीके से पेश आते हैं, या और दूसरी तरफ जब बहुजन पत्रकारों से बात कर रहे होते, आप क्या इसमें कोई बुनियादी अंतर पाते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं है। औरों को तो जलील होते हैं, मैं देखता हूँ उनके चैनलों पे, मेरे साथ नहीं है, क्योंकि सब मेरे स्वभाव से वाकिफ़ है। और मैं जहाँ बैठता हूँ ये बात बता के बैठता हूँ कि आप सवाल कितने कठिन से कठिन पूछ लें, लेकिन एक स्वाभिमान सम्मान की एक मर्यादा की लाइन है, उसको मत लांघना। कुछ पत्रकारों ने पहले लांघी थी, मैंने उनको, फिर मुझे लाइव के माध्यम से उनको बताना पड़ा। और जो पत्रकार कभी चाहते हैं बात करना, तो मैं उनको स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई आप उनको मुझे उस सांसद की या उस तरह से आपके चैनल की TRP बढ़ाने वाली श्रेणी में रखना। मैं बहुत लोग बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, बहुत बड़े समाज की भावना जुड़ा हूँ, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखता हूँ। जब मैं कहीं भी किसी उस पर जाता हूँ, इस बात को मैं पहले से स्पष्ट कर देता हूँ कि आप सवाल कुछ भी पूछ लो, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव कर सकूँ और जहाँ एक मर्यादा में रह के बातचीत हो। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? ये फैसला अगर मैं आज लेकर बैठ जाऊंगा आपके साथ बात करते हुए, तो फिर लोकतंत्र पे सीधा सा हमला मैं ही कर दूंगा। क्योंकि जो चीज़ें पार्टी पॉलिसी की जो है और वो उस तरह की जो है कोर कमेटी के डिसीजन में डिक्लेयर होनी है, उसको मैं आज यहाँ से तय कर दूँ। तो वो ऐसा नहीं कि मैं, जैसे उत्तर प्रदेश के एक नेता 350 अपनी टीम के साथ लेकर बैठ गए थे कि हमें 350 लड़नी है, और बाकी सबसे कह रहे थे आप भी अलायंस में आ जाओ, आप भी अलायंस में आ जाओ। अंततः उन्होंने 350 ही लड़ी। तो मैं ऐसा कोई वो लेके नहीं बैठा हूँ। ये आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर सब लोग बैठ के बात करेंगे और जो उनका फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में आप स्कोप देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए? नहीं, जारी है, एक्सटेंशन जारी है। मध्य प्रदेश में पिछली बार हम कुछ सीटें जीतते हुए रह गए थे। मध्य प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है, वैचारिक आंदोलन। राजस्थान में हम तो 3 सीटें बहुत कम, मतलब टोटल 20,000 के अंदर से 3 सीटें जीत हार गए थे। तो राजस्थान में बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हरियाणा में अच्छा काम चल रहा है, उत्तराखंड में इस बार हम 4 से 5 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी में अच्छा काम कर रही है और दिल्ली में भी पार्टी जो है लगातार अच्छा काम कर रही है। बिहार में भी हम लोग लड़े और 37 हज़ार वोट प्राप्त करके आए। तो बिहार में भी काम चल रहा है, झारखंड में भी काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी काम चल रहा है, उड़ीसा में भी काम चल रहा है। जब आज़ाद समाज पार्टी का जिक्र आता है तो केवल चंद्रशेखर की बात होती है, और कौन कौन लीडर हैं आपकी पार्टी में? क्योंकि आपने कहा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सब जगह काम चल रहा है, तो और कौन लोग हैं जो इसको देख रहे हैं? तो देखो, आज़ाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर एक छोटा सा कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश को देख रहा है आज के समय में। बाकी जगह स्टेट की लीडरशिप और जो कोर कमेटी के लोग वो अपने आप जो हैं देख रहे हैं। इसके लिए मीडिया को सर्च करना चाहिए कि बिना जाए अगर मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, जैसे रविंद्र कुमार भाटी जी हैं जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, अब मीडिया उनको नहीं देखता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मीडिया कब देखेगा उनको। जैसे दामोदर यादव हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे अनिल धेनवाल हैं, जितेंद्र अठवाल हैं, रामे प्रधान हैं, जैसे सुनील चित्तौड़ हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको आप मीडिया देख रहे हैं। आप तो टीम अगर मीडिया नहीं देखना चाहती, मगर इतनी बड़ी रैलियाँ सब उन्हीं के नेतृत्व में हो रही हैं। जैसे निजाम चौधरी हैं, मोहम्मद गाजी हैं, एहसान कुरैशी साहब हैं, तमाम बड़े जो नाम हैं, अच्छन अंसारी जी हैं, अमित कसाना जी हैं। तो एक बड़ी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। कमल कुमार बराड़ा जी हैं, ML तोमर जी हैं, गौरी प्रसाद उपासक जी हैं, डॉक्टर आकिब साहब हैं, कासिफ रजा साहब हैं, जोहर आज़ाद साहब हैं। तमाम हमारी बड़ी लीडरशिप है। महक सिंह जी हैं, डॉक्टर ब्रजपाल साहब हैं, सत्येंद्र अशोक जी हैं।
तो मेरे तो उंगलियों पे याद है हमारे लोग जो स्टेट जो चला रहे हैं, ठीक है। सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, विनोद अंबेडकर जी हैं, एक बड़ी लीडरशिप है जो हम पे, जो सुनील साहब है जो कोई काम कर रहे स्टूडेंट यूनिट भी आपकी बनाई फंक्शनल बनाई भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन थी, अब उसको उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि उसको आज़ाद समाज पार्टी का जो है उसकी एक स्टूडेंट यूनियन बनाई जाए उस तरह से। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है, किसान मोर्चा पे हमारा काम चल रहा है, भाईचारा संगठन का मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा जो है अधिवक्ता मोर्चा हमारा जो है वो भी, उस पर भी काम चल आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। और मेरी याददाश्त अब ये, क्योंकि ये सब लोग तैयार किए गए लोग हैं, ये सब लोग कहीं हवा से नहीं आए, ये सब तैयार किए हुए लोग। और मैं तो मतलब जितने स्टेटों में घूमा हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग नहीं घूमे होंगे, और काम करके आया हूँ, जमीन पे जाकर रह के काम करके आया हूँ, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस करने का रीजन है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने रिजल्ट देके अपने आप को साबित किया है कि वहाँ के लोग आज़ाद समाज पार्टी में ज़्यादा संभावनाएं देख रही हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, वहाँ अगर कमज़ोर वर्गों में, दलित पिछड़े मुसलमानों में अगर एकता बन जाए तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत विकल्प है। आखिरी सवाल चंद्रशेखर, क्योंकि हमने देखा बाहर अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जब हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर जो रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए आए आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अब ये आपका कोर है, मैं इसको नहीं इसका खुलासा करूंगा, आप जब चाहे इसकी घोषणा, क्योंकि मैंने देखा कि बाहर कई दूसरी पार्टियों से लोग ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो हमने, जब आप सांसद बने थे तब हमने ये सवाल पूछा था, आज फिर उस सवाल को 1 साल बाद आपसे पूछ रहा हूँ। अगले 5 साल में आप आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं आज फिर, उस दिन भी मैंने जवाब दिया था, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि हम कहीं भी रहें, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ी तो आज़ाद समाज पार्टी हो सकता है अगले 5 साल बाद नेशनल पार्टी का रूप ले चुकी है और देश की मेन राजनीति में एक बहुत बड़ा, अब तो 1 साल हो गया है तो 29 का चुनाव भी हो जाएगा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज़ाद समाज पार्टी नेशनल पार्टी होगी और दिल्ली में उनका अपना ऑफिस होगा। और अगला इंटरव्यू में हम 5 साल बाद जब करेंगे, आपकी इस बात को, जैसे वो कभी कभी वो हो जाता ना कि ये तारीख तय हो गई है, तो वो राष्ट्रीय कार्यालय में ही करेंगे बैठ के, अगर मैं जीवित रहा। नहीं, आप बिल्कुल रहेंगे, आप बिल्कुल ऐसी निराशाजनक बात न, आपका होना नहीं, बड़ा निराशाजनक जरूरी नहीं, है। मैं मानता हूँ भगवान बुद्ध ने कहा मृत्यु अटल सत्य है। एक आपके चैनल के माध्यम से जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है कल, और उनको मानने वाले लोग, मैं अमेरिका तक गया, यूरोपियन कंट्रियों में गया, सब जगह उनको मानने वाले लोग रहते हैं। मैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बधाई और मंगल कामनाएं देता हूँ। और बेगमपुरा जो विचार है, बेगम, बिना गम का राज, इस विचार की का जो है भारत में प्रभाव बढ़े और हर व्यक्ति गमों से मुक्त हो, कोई ऊंच नीच के भाव ना रहे, कोई छोटे बड़े के भाव ना रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, बिना छत के ना सोए, बहन बेटियों का सम्मान हो, ऐसा विचार जो है, जो बेगमपुरा का विचार है जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का, वो आगे बढ़े, ऐसी भी जो है मंगल कामनाएं करता हूँ। और आप सबके लिए भी मंगल कामना, टीम के लिए भी, जो पर्दे के पीछे है वो भी और जो सामने है वो भी। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे असहज करने वाले सवाल भी हमने आपकी तरफ से एडवोकेट चंद्रशेखर से पूछे, और आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस इंटरव्यू का पहुंचना, बहुत सारे विचारों का पहुंचना, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो सचमुच में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सामाजिक न्याय से भी ज़्यादा ऊपर उठकर कहें तो जो मनुष्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैचारिक स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में राजनीति में जो ये कोहरा छाया हुआ है वो छटेगा, और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि चंद्रशेखर ने जो उम्मीद जगाई है उस उम्मीद को वो नए आयाम दे सकेंगे, वो कायम रहेंगे अपनी वैचारिकता पर। आर्टिकल 19 के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत आभार। आर्टिकल 19 के सभी दर्शकों के लिए मंगल कामनाएं।